आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांगड़ा में पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव समेत संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और हिमाचल प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर जेपी नड्डा ने नेताओं से फीडबैक भी लिया। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा चुनाव समेत संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा की कार्यवाही को सार्थक बनाया जा सके, इसके लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की और इस सम्मेलन में अलग अलग राज्यों के विधानसभा स्पीकर भी शामिल हुए, जिसमें हिमाचल प्रदेश के विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया भी शामिल थे। सम्मेलन से लौटने के बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही को सार्थक बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 14 से लेकर 29 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। बजट सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और 17 फरवरी को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश का बजट पेश करेंगे। लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से यहां कई सड़कों को एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ा है। साथ ही प्रशासन की ओर से बर्फ हटाने का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी और शून्य से नीचे तापमान के बावजूद यहां के लोग अपने दैनिक कार्य भी कर रहे हैं। यहां भारी बर्फबारी के बीच गोची उत्सव मनाया गया। बता दें कि यह उत्सव संतान पैदा होने पर मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस बीच कुल्लू में हुई बर्फबारी का असर यहां के आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अटल टनल को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से यहां के स्थानीयों के अलावा पर्यटकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही। हालांकि प्रशासन की ओर से हालात को सामान्य करने के लिए लगातार काम भी किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के सामने ये सभी तैयारियां बेअसर दिखाई दे रही। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी को देखते हुए अटल टनल को बंद कर दिया गया है। साथ ही लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई। घाटी में भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। एहतियात के लिए पुंछ और राजौरी जिले को कश्मीर से जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड पर प्रशासन अलर्ट पर है। साथ ही लोगों को भी सावधान रहने की सलाह दी गई। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ सड़कों को बंद कर दिया है। साथ ही सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में आने वाले अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। वहीं घाटी में एक दिन धूप निकलने के बाद शनिवार को फिर अधिकांश हिस्सों में मौसम बिगड़ गया। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरीब समेत कश्मीर के कई पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई है। राजौरी, नत्था टॉप, शिवगढ़ धार, जगुधार, सिरोज धार में भी भारी बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। इससे शीत लहर का प्रकोप बढ़ गया। श्रीनगर में भी बर्फबारी के बाद स्थानीय व्यवसायियों के अलावा पर्यटक काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी जा रही है। घाटी के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। इस वक्त डल लेक से लेकर गुलमर्ग तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बता दें कि यहां पर कुछ दिनों पहले तक बर्फबारी न होने की वजह से टूरिज्म का बिजनेस लगभग ठप पड़ चुका था, लेकिन अब हुई बर्फबारी के बाद यहां लगातार टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जैसे होटल व्यवसायी काफी खुश हैं। घाटी में बीते 5 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। डल झील और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी और बारिश के बाद मौसम में काफी बदलाव देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत असम में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया।
इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 498 करोड़ रुपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन के बाद मुझे मां कामाख्या दिव्यलोक परियोजना का शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने के स्थल ही नहीं है, यह हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक करीब 11 करोड़ रुपए का दान मिला है। ये वो दान है जो दर्शन के दौरान भक्तों की ओर से चढ़ाया गया। इसमें प्राण प्रतिष्ठा से पहले की राशि को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अब तक करीब 25 लाख श्रद्धालुओं ने मंदिर में श्री रामलला के दर्शन किए हैं। जानकारी के मुताबिक चढ़ावे में करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपए के चेक और ऑनलाइन मिले हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन 3 करोड़ 17 लाख का चढ़ावा आया था। राम भक्तों की अपार और बेहिसाब श्रद्धा को देखते हुए अयोध्या रामनगरी में विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि अयोध्या राम मंदिर गर्भगृह में जहां रामलला की मूर्ति विराजमान है, ये दर्शन पथ के किनारे 4 महत्वपूर्ण दान पेटियां रखी गई। इसमें मंदिर दर्शन करने पहुंचने वाले भक्त दान करते हैं। इसके अलावा 10 कंप्यूटर वाले हाईटेक डोनेशन काउंटर हैं। इसका संचालन मंदिर ट्रस्ट के बड़े कर्मचारियों की ओर से किया जाता है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के आवास पर पहुंची और उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में नोटिस दिया है। हालांकि कैबिनेट मंत्री आतिशी क्राइम ब्रांच टीम को नहीं मिले, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके ऑफिस में ये नोटिस दिया। बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम के रवाना होने के बाद मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे हुए हैं। यूपी एटीएस ने रूस में भारतीय दूतावास में काम करने वाले कर्मचारी को मेरठ से अरेस्ट कर लिया है। सतेंद्र सीवाल नाम का यह कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। आरोपी सतेंद्र मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में तैनात है। वह मूल रूप से हापुड़ का रहने वाला है। आरोपी सतेंद्र साल 2021 से इंडिया बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट IBSA के पद पर तैनात था। एटीएस के मुताबिक सतेंद्र ने भारत से जुड़ी अहम सूचनाएं पाकिस्तान को दी हैं। वो पाक हैंडलर्स के संपर्क में था। एटीएस मेरठ यूनिट से पूछताछ में सतेंद्र ने जासूसी की बात को कबूल किया है। एटीएस को उसके पास से 2 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ अन्य सामान भी बरामद हुआ। फिलहाल आरोपी सतेंद्र से यूपी एटीएस के सीनियर अधिकारियों की पूछताछ जारी है। लखनऊ के ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी ललन और उसके बेटे फराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मलिहाबाद में से ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने के बाद ललन और सिराज और उसका बेटा फराज फरार हो गए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों ही मुख्य आरोपी सरेंडर करने की फिराक में घूम रहे थे। दोनों को यूपी एटीएस की टीम ने धर दबोचा है। शुक्रवार की शाम जमीनी विवाद में 70 साल के ललन और सिराज ने बेटे फराज के साथ मिलकर 15 साल के मासूम बच्चे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले पीटीआई पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस बीच पाक चुनाव आयोग ने पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 साल के लिए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। बता दें, पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। दरअसल पूर्व विदेश मंत्री को चुनाव आयोग के एक आधिकारिक आदेश के अनुसार 30 जनवरी को द स्टेट बनाम इमरान अहमद खान नियाजी और मखदूम शाह महमूद कुरैशी